आर्यन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था, जिसकी शुरुआत उसने अहमदाबाद आकर ही करनी शुरू कर दी। यहाँ आकर एक दोस्त के साथ रूम पर रहने लगा। आशना के बाद उसने वरुण को ही दोस्त बनाया और उसी के कहने पर यहाँ आकर आगे बढ़कर जॉब करने का तय किया, ताकि दिनचर्या में व्यस्तता आ जाए और उसे जिंदगी के गमों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए समय ही न मिल पाए। वक्त गुजरता जा रहा था, जिसमें आर्यन ने कभी अपने चलते कदम रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। वहीं आशना अपने सबसे अजीज दोस्त आर्यन से नाराजगी लेकर ही अपने ससुराल लौट गई थी, मगर वो ससुराल न था, क्योंकि उसमें अखिल के अलावा कोई और सदस्य न था। न तो माँ जैसा ख्याल रखने वाली सास, न पापा जैसे स्नेह में रखने वाले ससुर, न भाई जैसा कोई देवर और न ही सहेली जैसी कोई ननद थी, क्योंकि अखिल तो एक ही था। उसके आगे पीछे परिवार के नाम पर तो कोई न था। वो तो अब उस घर भी न जा सकी जिसे वो ससुराल कह सकती थी, क्योंकि अखिल ने वो घर छोड़ ही दिया था जहाँ पहले वो रहता था, जिस घर को आसना ने अपना ससुराल सोचा था। और अब आसना अखिल के साथ जिंदगी के बदलते रंग देख रही थी। वह उसे बहुत प्यार से रखता था, जिस वजह से आसना को अखिल से जो आकर्षण हुआ था वह अब प्यार लगने लगा था। वजह अखिल का दिल फेंक आशिकों वाला व्यवहार था और कुछ उसकी पर्सनैलिटी। अखिल ने आसना के ननिहाल वाला किराए का घर भी छोड़ दिया था। अब उसके पास रहने को जगह न थी। वजह आसना ने पूछी पर अखिल ने कुछ बताया नहीं, सिर्फ यह कहकर चुप करवा देता कि जल्दी नया और इससे अच्छा घर ले लेंगे। वो आए दिन कहीं न कहीं घूमने के लिए निकल पड़ते, इसी के चलते कभी किसी होटल में रह लेते। शादी के कुछ ही दिन बाद अखिल आसना को गोवा घुमाने ले गया। उनका हनीमून था। आसना बहुत एक्साइटेड थी। उसे अपनी जिंदगी किसी खूबसूरत रोमांटिक फिल्म की तरह लगने लगी थी, जिस फिल्म का हीरो अखिल था, जो आसना को उसकी हीरोइन होने के साथ साथ दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी होने का एहसास भी कराता। अखिल ने हनीमून पर जाने से पहले उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी, जिनमें अधिकतर कपड़े वेस्टर्न ही थे, जो अखिल ने चुने थे, जिन्हें देखकर ही आसना ने मुंह सिकोड़ लिया। उसकी पसंद अलग थी। अखिल खुलेपन में रहा हुआ था, घुमा फिरा हुआ था और वैसे ही रहना चाहता था, पर आसना को ऐसे माहौल की जरा भी आदत न थी। पर फिर भी अखिल की खुशी में शामिल होने के लिए वो सब करती गई। और तो गोवा के बीच पे जब कॉकटेल पार्टी रखी गई, तब आसना को अखिल को सैकड़ों लोगों के सामने फ्रेंच किस करने के लिए कहा गया था, जिसमें आसना जरा भी कंफर्टेबल नहीं थी। पर अखिल ने उसे जबरदस्ती ही ये करने के लिए कह दिया, क्योंकि ये एक कंपटीशन था जिसमें जीतने वाले कपल को अच्छे खासे पैसे और घूमने के पैकेज मिल रहे थे। आसना उस दिन बहुत उदास हुई थी। हाँ, अखिल उसका पति था, वो उसे प्यार करती थी, पर यूं सबके सामने अपने प्यार का ऐसे दिखावा करना आसना को पसंद नहीं था। फिर इस बात के बाद बीच पर मौजूद सारे लोग आसना को अजीब नजरों से देखने भी लगे थे, जबकि अखिल को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। उसे देखकर यही लगा कि उसे ऐसे माहौल की आदत रही होंगी। क्या हुआ आसी? अखिल ने होटल के रूम में आने पर आसना को बाहों में भरते हुए पूछा। अखिल, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या सब? वो अनजान बना, वो किस, वो हिचकिचाई। ओह कम ऑन डियर, आई लव यू एंड यू लव मी, सो व्हाई नॉट शो आवर लव? कहकर अखिल वापस आसना के होठों की तरफ झुक गया। ये काफी था आसना को चुप कराने के लिए। वो अब दिन ब दिन उससे खोती चली जा रही थी, अपनी बात भी सही से नहीं रखती, और रखती भी तो अखिल जो उसे समझाता वो समझकर हामी भर बैठती। उसमें अखिल को गलत कहने की हिम्मत न थी, क्योंकि ये प्यार और शादी के पड़ाव का पहला दौर था, जहाँ लड़की होने के नाते उसे ये रिश्ता किसी कांच की बेशकीमती चीज की तरह सहेज कर रखना था। उसे शुरू शुरू में तो ये घूमना फिरना सब मजेदार एडवेंचर जैसा लगा था, पर बाद में उसकी जिंदगी से सुकून और निजता जैसी चीजें गायब होने लगी थी। अखिल कभी भी कहीं भी निकल जाता, कभी किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर जाता। उसकी खुद की जिंदगी में कुछ फिक्स नहीं था, और अब उसके साथ यही हाल आसना का होने लगा था। अब शादी के 6 महीने बाद धीरे धीरे अखिल को घुमक्कड़ी जीवन ही रास आने लगा था। उसका अब कोई किराए का मकान लेकर रहने का कोई इरादा न था, पर आसना तो शुरू से ही घरेलू थी।
वो याद करने लगी कि वो तो स्कूल के अलावा कभी घर से बाहर निकली ही न थी, जाती भी तो आर्यन के साथ, उसकी हिफाजत में। जब आर्यन की बात याद आती तो आसना नाराजगी में मीठी मुस्कुराहट के साथ कहती, पागल कहीं का, मुझसे आखिरी मुलाकात में ही लड़कर गया था। कौन? अखिल ने अंदर आते हुए पूछ लिया। आर्यन। कौन आर्यन? मेरा दोस्त आर्यन। आर्यन के जिक्र से आसना की बातों में अलग ही गर्व था। हाँ तो दोस्त था, अब नहीं रह गया। तुझे कैसे ट्रीट करके गया याद है ना? आसना इस बात पर कुछ न कह सकी क्योंकि आर्यन ने उस दिन के बाद से उसे वापस कांटेक्ट किया ही न था। वो आर्यन के बारे में सोचने लगी थी। उसकी बेरुखी और नाराजगी की वजह उसे पता भी न चल पाई थी। वही दूसरी तरफ आर्यन था जिसकी जिंदगी में स्थिरता आ चुकी थी। वह आगे चलने जरूर लगा था पर रह वह पीछे ही गया था। अहमदाबाद आकर उसने खुद को पूरी तरह अपने कैरियर बनाने में झोंक दिया था। एक पल का भी ध्यान नहीं भटकाना चाहता था वो। यहाँ तक वो खुद आईने में भी नहीं देखता कि कहीं खुद का अश्क उससे कोई सवाल जवाब न करने लगे। जब घर की ज्यादा याद सताने लगती तो फोन करके मम्मी के हालचाल ले लेता। कभी कभार दी से भी बात कर लिया करता था पर जैसे ही दी की बातों का रुख किसी भी तरह आसना की तरफ मुड़ता नजर आता तो बात ही बदल लेता। अब वो आगे निकल आया था, पीछे मुड़कर देखने का अब न तो वक्त था न ही हालात। पर चाहे जो भी हो, आलम तो ये था कि दिन भले ही कैसे ही गुजरे पर शामों के साये में आसना उसके कुछ पल तो चुरा ही लिया करती थी। अब भूला जाए भी कैसे? भूलने जैसा शख्स भी तो हो। फिर आसना तो महज शख्स ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी थी और जिंदगी को कौन भूल पाया है। वो दिन भर की थकान के बाद भी अकेले पलों में आसना से रोज मुलाकात कर ही आता था। कभी उसकी बचपन की बातें याद करता तो कभी स्कूल की, कभी उसका बचपन याद आता तो कभी उसकी बातें। कितनी बातूनी रही थी वो। पल भर का चैन भी न मिलता उसे जब उसको कोई ना सुने, और सुनता भी कोई नहीं था उसे। तभी तो आर्यन के पास ही आ जाया करती थी। फिर आकर दुनिया की तमाम फिजूल बेफिजूल बातों का पिटारा उसी के सामने खोलती थी और आर्यन वो बेखबर सा उसे देखता रहता। उसके बात करने का तरीका, उसका बात बात पर अपनी आंखों को घुमाना और बीच बीच में हाथों का इस्तेमाल करते हुए कहना कि बोल, सही बात है ना? फिर शामत तो आर्यन की तब आती जब हाँ की बात वो खोया हुआ सा ना कह जाता। उफ, कितने हसीन पल थे वो। पर अफसोस कि वो गुजरे कल की बात है। पर याद करने बैठो तो लगे जैसे ही कल की ही बात हो रही है। आसना कितनी बोलती थी, कितनी झगड़ती थी उससे, पर अब तो ऐसा भी कोई न था जिससे झगड़ा तो दूर बात भी कर सके। बात ये न थी कि आर्यन अकेला रहता था, नहीं, वरुण उसी के साथ रूम शेयर करता। मगर बात करने के लिए भी दो इंसानों की जरूरत पड़ती है जिनमें वरुण अपनी बारी पूरी कर भी देता तो आर्यन चुपचाप उसे सुन लेता। कभी कभी सिर्फ जरूरी बात ही करता या अपने परिवार के बारे में बता देता, पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में उसने कभी जिक्र नहीं किया। वरुण ने पूछा तो नहीं, पर वरुण को कहीं न कहीं तो समझ आ गया था कि वो हो न हो आर्यन की छोटी सी जिंदगी में कोई तो ऐसा शख्स था जो बड़ी सी जगह लिए बैठा था, और आर्यन वो भी इस तरह की किसी और को उसके करीब आने के लिए 1 इंच भी नहीं देता। साल भर के त्योहारों के दौरान आर्यन की बेचैनी और उदास सी आंखें वरुण के शक पर सच्चाई की मुहर लगाने लगते। इस साल संक्रांति भी आई जो आर्यन को बीती बातों में ले गई। इसी दिन वो आसना की खुशी के लिए तो उसी से हार गया था, और फिर जब होली आई तो यादें और गहरी हो गई। ऐसी एक होली पर आर्यन खुद को ही आसना पर हार चुका था। जब रंग लगाने के बहाने जब उसने उसको पहली बार छुआ था, वो छुअन तो आज भी अंकित आर्यन के दिल रूपी कैनवास पर। आर्यन को ऐसे गुमसुम देखकर वरुण उसका हाल पूछ भी लेता, पर ये आर्यन था अपने जज्बात छिपाने में माहिर। वो बात टाल जाता या कुछ और कहने लगता। इसी तरह दोनों में नाम मात्र की ही बातचीत हो पाती थी। आर्यन अपने मन के भीतर की बातों की यादों की तरह जमाए बैठा था जिसे वो ऐसे किसी से नहीं बांटना चाहता था। वो ये सारी शिकायतें, ये सारे दर्द, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से बांटना चाहता था, और वो थी आसना। आलम यही है कि दर्द देने वालों को ही हाले दिल सुनाने का दिल करता है। इतने नाराज हैं उससे कि उसके गले लगकर उसी की शिकायत करने को दिल करता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे और देखते ही देखते आर्यन को
अहमदाबाद आए साल भर होने को था, जिसका मतलब था कि आसना की वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली थी। उफ, दिन कैसे पर लगाकर उड़ने लगे थे, पर आर्यन तो अब भी वहीं खड़ा था, जहां आज भी उसके दिल की बेचैनियां उसे आसना से मिलने को बेकरार करती थी। एक बार उससे बात करने की जिद करती थी, मगर दिमाग उससे कहता कि अब नहीं, अब पीछे नहीं मुड़ना। आसना को एक बार फिर मिलने का मतलब होगा पूरे 1 साल फिर से पीछे जाना। वो मजबूत रहा था, साथ ही इंटर्न के एग्जाम भी देने लगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने कहीं कोई 6th मंथ की कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग की जॉब भी कर रखी थी, ताकि जिससे पैसे जोड़ सके और आगे कुछ जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। पर इसी दरमियान दूसरे साल के अंत तक आते आते मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अचानक उन्हें आर्यन अपने पास चाहिए था। जैसे ही सोनू दी ने आर्यन को बताया कि वो उसी शाम निकल पड़ा। उसके लिए अब उसके अपने ही सबसे आगे और सबसे पहले थे, जिन्हें वो खो नहीं सकता था। आसना को अपनी जिंदगी से जाने देकर उससे पहले ही बहुत बड़ा नफा झेल ही लिया था। अब और कोई नुकसान नहीं चाहिए था। हाँ, दिल पूरे रास्ते सोच रहा था कि अगर आसना दिखी तो क्या होगा, क्या कहेगा वो उससे। अगर वो नहीं बदली और उसी तरह रही, वह तो फिर से घर आ जाएंगी और दुनिया जहान की बातें उसे एक साथ ही क्या सुनाएंगी। साल भर से जो इकट्ठे किए बैठी है, उफ, तब वो क्या करेगा, क्योंकि ना तो कह नहीं पाएगा उसे। वो सुनना चाहता था भी और नहीं भी। इसी कश्मकश में वो अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था। फिर जब कैब घर के सामने रुकी तो नजर अपने घर पर ना जाकर आसना की आशियाने पर ठहरी, जहां उसकी जिंदगी ठहरी पड़ी थी। वह जगह अब भी नहीं बदली थी, सब वैसा ही था। बदल गया तो बस आर्यन और उसके हालात। काश अगर सब सही रहता तो आज ये घर उसका ससुराल होता। दिल ने आसना के घर के दरवाजे को देखकर जुमला कहा तो दिमाग इस पर हंस पड़ा, पर आंखें झूठ न बोल सकी और लाख कोशिश के बाद भी भीग गई। भाई साहब घर आ गया। ड्राइवर की आवाज से आर्यन को महसूस हुआ कि वो कितने देर से घर को देख रहा था और उसे ऐसे देखते हुए उसकी दी उसे ही देख रही थी। फिर वो अपना सिर झटकता हुआ उठा और अंदर की ओर बढ़ गया। सामने देखा तो दंग रह गया। जहां मम्मी तो बिल्कुल भली भांति स्थिति में उसके स्वागत के लिए खड़ी थी, पर घर में अंधेरा था। मम्मी, आप तो बिल्कुल ठीक हो। फिर क्या मतलब? फिर मुझे क्यों बुलाया? यही ना, वो बैरागी, तेरी एक बहन भी है, याद हो तो। दी की आवाज के साथ साथ ही लाइट भी आ गई। सोनू दी स्विच ऑन करती हुई आई थी। अब आर्य ने देखा घर सजाया हुआ था। बाहर आंगन में ही मम्मी के हाथों से बने पकवानों के प्लेट्स लगाई हुई थी, जिसकी खुशबू पूरे घर को महका रही थी। पर ये इतना तामझाम क्यों? आर्यन समझ नहीं पाया था। नजर दूसरे कोने पर पड़ी तो बच्चों के कुछ कपड़े और गुब्बारे सजे हुए थे। अब दिमाग थोड़ा चला। दी मुस्कुराई सी उसके ठीक पीछे ही आ खड़ी हुई। आर्यन उसके गले लग गया और खुशी में उन्हें गोद में उठाने लगा। वो तो मम्मी के कहने पर ही जमीन पर लौटा और दी के गले लग गया और उन्हें कसकर पकड़कर खड़ा हो गया। इसी अपनेपन को तो वह तरसता था। आज जाने वो कितने महीनों बाद खुश हुआ था। और होता भी यही है, जब दिल बरसों से उदास रहे, फिर जरा सी खुशी की आहट ही हमें बहुत सारी खुशियां दे जाती है। दी, मैं वो खुशी के मारे कुछ कह नहीं पाया। मामा बनने वाला है तू? मम्मी ने आकर खुलासा कर ही दिया। ये वैसे तो सामान्य सी बात थी, पर आर्यन को घर बुलाने के लिए यही तरीका काम आया था, जिसके लिए मम्मी की खराब तबीयत का सहारा लेना पड़ा। आर्यन के जीजू अपने ट्रांसफर के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो सोनू दी यहाँ आ गई और अपनी मम्मी और भाई के साथ खुशी बांटने लगी। दी, आप ठीक हो? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तो उसने यही सवाल कर डाला। नहीं तो बता। इस सवाल पर आर्यन की आंखों में दर्द उमड़ आया, क्योंकि बरसना तो वो भूल ही चुकी थी। इतने वक्त बाद आज किसी ने खैरियत पूछकर उसे भावुक कर दिया था। उसे तो खुद ही नहीं पता था कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे सबको अपनी झूठी खैर खबरें दे रहा है। मैं बिल्कुल ठीक। इस जवाब को देने के लिए आर्यन ने बहुत हिम्मत जुटाई, पर जवान लड़खड़ा कर चुगली कर गई। सोनू दी समझ गई थी, पर कुछ कह नहीं पाई। जब सब खाने के लिए साथ बैठे थे, तब आर्यन को पता चला था कि उसके जीजू का भी अहमदाबाद ट्रांसफर होने वाला है। अब वो भी वही फ्लैट ले लेंगे।
अनजाने शहर में किसी अपने की आहट पाकर दिल थोड़ा खुश हुआ था, पर दिमाग कहीं न कहीं अकेलापन छीनने का सोच कुछ और ही सोचने लगा। खाने पीने की बातों से लेकर मम्मी ने उसकी दिनचर्या पूरी जान ली थी। फिर उसका थका शरीर खुद उसके अस्वस्थ होने की गवाही दे रहा था। आर्यन, क्या हाल बना ली है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। तू अब कहीं नहीं जाएगा बेटा, मम्मी भराई आवाज में बोली। क्योंकि आर्यन जिस हालत में यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकला था, उस दिन से मम्मी को उसकी और ज्यादा फिक्र रहने लगी थी। मम्मी, मैं ठीक हूँ, उल्टा पहले से बेटर हूँ। हाँ, बीमार तो रहने लगा हूँ, पर कमजोर तो नहीं हूँ। आर्यन ने झूठी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा। जो ये कर रहा है ना, मजबूती की निशानी है मम्मी। दी तपाक से बोली। दी, तू मेरी बात सुन। आज तो तुझे मेरी तबीयत के बहाने से बुलवा लिया, तू चला भी आया, पर कहीं ऐसा न हो कि तू इस बार आ भी न पाए। मम्मी की इमोशनल बातें की बारी आ चुकी थी। मतलब जिसे आर्यन अनजान था, मतलब ये आंखें अब थक चुकी है और ये घर ये भी अकेला हो चुका है। इसमें रहने के लिए लोगों की जरूरत है। तेरी बूढ़ी माँ दीवारों से बात करेंगी क्या? आर्यन के खाना खाते हाथ रुक चुके थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मम्मी का इशारा किस बात की तरफ था। पर उसने गलती कर दी। अनजान बनकर वो पूछ बैठा, क्या बूढ़ी औरतों जैसी बातें कर रहे हो मम्मी? साफ साफ बोलो ना। मतलब यही कि तेरी माँ बूढ़ी हो गई है। सोनू के ब्याह को 2 साल होने को आए, अब तुझे घोड़ी चढ़ते देखना है। मुझे मेरी बहू चाहिए बस। आर्यन के गले में निवाला ही अटक गया। ये और क्या जुल्म होना बाकी था। मम्मी जैसे ही पानी लेने भागी, दी आर्यन का सिर सहलाते हुए कहा, मम्मी गलत नहीं है आर्यन, तू जॉब का बहाना लेकर घर से जा सकता है, पर शादी न करने के लिए क्या बहाना बनाकर भागेगा और कब तक? आर्यन झटके से दी को देखने लगा और आंखों से पूछने लगा कि दी, आप मुझसे मेरे भागने की वजह पूछ रही हैं, जैसे आपको तो मालूम ही नहीं। नहीं आर्यन, तेरे बचपने में अब तक बहुत साथ दे चुकी हूँ मैं, पर अब तू बड़ा हो गया है, जॉब करता है और भगवान ने चाहा तो महीने 6 महीने में और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट। पर पार्टनर, उसके बारे में क्या? नहीं दी, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, सोचेगा भी नहीं। ये जो तेरे आंखों के अंदर की नमी खत्म हो चुकी है ना, वो गवाहदार है कि तू रात भर रोता रहा है, और वो भी साल भर से। दी ने आर्यन की खामोश आंखों के पीछे की चीखें समझ ली थी और उनके द्वारा आर्यन को खुद को इतना जान लेने पर बेयकीनी से उसे देखता रह गया। दी वाकई उसका आईना थी, जिससे उसकी कोई भी गुप्त बात न रह सकी। ऐसे मत देख, तेरी बहन नहीं, मम्मी के बाद तेरी माँ ही हूँ, और तेरी रग रग से वाकिफ भी हूँ। मम्मी इतने में पानी थमाकर चली गई थी। इन्हें देख, इसके लिए भी तो सोच ले। आसना को तेरे जितना उन्होंने भी चाहा, पर इतने वक्त के बाद उनके कानों में आसना का नाम पड़ा था, जिसे सुनकर ही आर्यन बेचैन हो गया था। दी अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सख्ती से कहकर ऊपर जाने लगा तो कुछ सोचकर ही कदम रुक गए। नहीं है वो अभी यहाँ, दी ने बिना उसके पूछे ही कह दिया, तो आर्यन तेज कदमों से ऊपर चल दिया। आज इतने वक्त बाद वो यहाँ इस जगह पर आया था। नजर की तो आदत होती है उसी की तरफ उठने की, जिसके लिए उसको मनाही हो। नतीजन आर्यन की निगाहें भी आसना की छत की तरफ उठी, पर उम्मीद के विपरीत आसना वहीं खड़ी दिखाई दी। आर्यन अपनी इस हालत पर ऊपर का होठ एक तरफ से खड़ा करते हुए हंसा था कि उसकी आंखों को, उसके जहन को आसना ही आसना नजर आने लगी है। दिल ने कहा, क्या पता सच में हो। फिर तुरंत दिमाग ने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है। दी ने तो कहा था कि, पर क्या दी ने झूठ कहा? आर्यन ने इसी सोच में गर्दन उसी तरफ घुमा ली जहां कोने में अंधेरा था, पर वो आसना को अंधेरे में भी पहचान सकता था, और उसे पहचानते देर न लगी कि आसना यही थी उसके सामने, पर अंधेरा होने के कारण उसकी शक्ल तो सही से न देख सका, क्योंकि वो पीठ किए दूसरी तरफ खड़ी थी। शायद फोन पर बात कर रही थी। नहीं, बातों की आवाज तो नहीं थी, ये किसी से झगड़ा कर रही थी, क्योंकि उसके हाथ बहुत जल्दी जल्दी हरकत कर रहे थे। आर्यन जानता था कि आसना जब गुस्से में किसी से लड़ती है तो अपनी बात बताने के लिए अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करती है। इसका मतलब वो नहीं, अगर आसना खड़ी भी है तो वो उससे कुछ नहीं कहेगा। दिमाग ने फैसला सुनाया, पर वो परेशान है। दिल मिमियाते हुए बोला, अगर अभी बात कर ली तो वो समझेगी कि जब सब सही था तब तो तैश में रहता था,
अब उसके पर्सनल लाइफ में ताक झाक करने आया है। दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ पड़ा था। एक मन तो कहता कि अभी दीवार फांद कर उसके पास चला जाए और उसकी परेशानी पूछे। उसी वक्त दूसरा मन उसे चुपचाप उसकी नजरों से दूर चला जाने को कहता। वो सीने में हलचल लिए आसना की तरफ बढ़ा। आसना भी फोन पर बातें करते हुए पीछे हुई। आर्यन उसे देख ही लेता, पर अगले ही पल वो फुर्ती से नीचे बैठ गया और आसना गुस्से में फोन रखती हुई दंदना कर नीचे चली गई। वही आर्यन बेजान सा बैठा रह गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ये कहानी कैसी लगती है ये भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।